तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल से साइंस का जो पार्ट नंबर 5 है सब्जेक्टिव का। जो हम लोग का एक सीरीज जो चल रहा है कि पूरे किताब से सब्जेक्टिव को जो ले रहे हैं, तो उसका पार्ट नंबर 5 है। और आज के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, समुद्रीय क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्र का प्रदूषण किस प्रकार मानव और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मतलब जो समुद्र में जो पूरा कचरा जो जाते हैं, तो उससे पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है उसके बारे में देखते हैं, और वो कैसे होता है उसके बारे में इसको देखना है। ठीक है, चलिए। तो पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में समुद्री तट में क्षेत्रों में प्रदूषित है, ठीक है, प्रदूषण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यानी कि पूरे दुनिया में समुद्र का कूड़ा कचरा है ज़्यादा फेंके जा रहे हैं, तो उसके लिए उसमें प्रदूषण हो रहा है। और यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, यानी कि जो मध्य है, जो बीच वाले हिस्सा है अभी भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसका तटवर्ती जल, यानी इसका जो जल जो है जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। यानी कि इसका जो जल है और समुद्र का जो पानी है, जो खराब होते हैं किससे होते हैं, तो जल प्रदूषण के कारण वही क्रियाकलाप, यानी कि कारखाना से निकलने वाले कूड़ा कचरा नदी में फेंकते हैं, उसके कारण होता है जल खराब होना। ठीक है, समुद्र का। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल और भी दिया गया है इसमें। बोला जा रहा है कि समुद्री तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है, और इस परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित पर अंकुश न लगा तो समुद्र पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। ठीक है, तो भारी गिरावट तो आएंगे ही, कूड़ा कचरा बढ़ते रहेंगे तो। चलिए, और 60 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारतीय विदेशी नीति के वैचारिक मलाधारों की चर्चा कीजिए। तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर है कुछ इस प्रकार। भारत की विदेशी नीति वैचारिक, ठीक है, वैचारिक मूलाधारों की चर्चा ठीक है, निम्न प्रकार की जा सकती है। देखते हैं पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है भारत की विदेशी नीति का उदय संसार होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के युग में हुआ था। अतः यह स्पष्ट कि भारतीय विदेशी नीति का जन्म एक ठीक है, एक विशेष पर्यावरण था। और चलिए, 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, हमारी विदेशी नीति का उदय दूसरे विश्व युद्ध से युद्ध दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद परस्पर और क्या बोला जा रहा है, निर्भरता वाले की विश्व के दौर में हुआ था। चलिए, और 3 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, भारतीय विदेशी नीति के ठीक है, मूलाधारों को उपनिवेशीकरण के विघटन की प्रक्रिया को भी एक कारण माना जा सकता है। और चलिए, 4 नंबर में बोला जा रहा है भारत की विदेशी नीति का जन्म उस समय हुआ था जबकि, क्या बोला जा रहा है, जबकि विश्व में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, मतलब जो बदलाव आ रहे थे। ठीक है, और चलिए, 62 नंबर में बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है क्या, 1960 के दशक में किस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्यूबा सोवियत संघ के द्वारा परमाणु, ठीक है, परमाणु के हथियारों के तैनात करने के ठीक है, भनक अमेरिकिया, ठीक है, अमेरिकियों, ठीक है, अमेरिका का जो लोग है, अमेरिका को चीन, ठीक है, अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगी अमेरिकी राष्ट्रीय जॉन एक और कैनेडी और उसके में सलाहकार, उसके क्या सलाह, ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचाता था, नहीं आगे पीछे बढ़ता रहते थे, जिससे और दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो चुका था। लेकिन वे इस बात को लेकर दृश्य थे कि और खुसरो क्यूबा
से मिसाइल, ठीक है, मिसाइलों और परमाणु हथियारों के हटा ले, और केनेडी के आदेश मतलब आदेश दिया गया कि अमेरिका जंगी जंगी बरों और को आगे बढ़ने के क्यूबा तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोक जाए। चलिए 63 नंबर में बोला जा रहा है क्या, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, विश्व नेता के रूप में उनकी भूमिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जो था उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कब 1889 से 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कब 1800 कब 89 से और 1964 तक भारत का प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 1947 से 1964 थे, मतलब 1947 से 1964 थे। वे विश्व में शांति के महान दूत, ठीक, महान दूत के रूप में विख्यात विख्यात है। उन्होंने अफ्रीकी अफ्रीकी और ईसाई एकता और औपनिवेशिकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास के लिए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्वक और रह अस्तित्व की वकालत की, ठीक है। मतलब वकालत यानी कि वकील के भी काम किया उसने, ठीक है। चलिए 64 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए कारण बताए। इसका कारण बताते हैं, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, उसमें 51 सदस्य थे। जब उसकी संख्या 1992 हो गई, अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार होने चाहिए। 1945 में उन्होंने 11 सदस्य थे और 1965 में यह संख्या 15 हो गए। यह कितना हो गया, 15 हो गई। अब संख्या बढ़नी चाहिए, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत जैसे राज्यों को अस्थायी स्थान, ठीक है, स्थान मिलना चाहिए। भारत के दावे के पक्ष में 3 बिंदु प्रस्तुत किए जाते थे। नंबर 1, भारत की विश्व का और क्या बोला जाए, विशालतम, ठीक, विशालतम लोकतंत्र है। 2 नंबर में है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विकासशील देश है भारत, ठीक है। तीसरा नंबर में बोला जा रहा है, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ठीक है, अगुवा रहा है, यानी पहला रहा है, ठीक है, पहला रह गया है। चलिए, और 65 नंबर में बोला जा रहा है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, आइए देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देश के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए ठीक है, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरो कार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि ठीक है, वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। चलिए, और 66 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी सिंडिकेट का अर्थ बताएं। तो इसका जो अर्थ होता है ना, यहाँ कांग्रेस के पुराने वे और विशिष्ट नेताओं का गुट था, जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता के संक्षिप्त करने हेतु उन्होंने दल के प्राथमिक सदस्य के संक्षिप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, और देखते हैं 67 नंबर में, दलाई लामा का भारत में एक शरण लेने का कारण स्पष्ट करे। आइए देखते हैं, स्पष्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 1950 में चीन के और तिब्बत पर नियंत्रण कर दिया गया। तिब्बत को ज्यादातर लोगों ने चीन कब्जे का विरोध किया। चीन ने भारत को, ठीक है, आश्वासन दिया गया कि तिब्बत को चीन के अन्य कहीं भी, ठीक है, अन्य कहीं भी ज्यादा और स्वायत्तता दी गई जाती है। किंतु ऐसा नहीं हुआ कि तिब्बतियों को बहुत सारी
यातनाओं को झेलना पड़ा। 1958 में, कब 1958 में ईस्वी में चीनी और आधिपत्य के विरुद्ध और शस्त्र विरोध, ठीक है, विरोध हुआ। इस विरोध को चीनी इस विरोध को चीनी सेनाओं ने मतलब सेना ने दबा दिया। स्थिति में बिगड़ते हुए देखते हुए तिब्बत के और ठीक है, पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया गया और 1959 में भारत से शरण मांगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दी गई। इसमें समझ में आया आपको? ठीक है, इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, चलो देख लेना है, पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ। और 68 में बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कि जिसकी स्थापना और क्या बोला जा रहा है, युद्ध को रोकने के लिए आपसी शांति और प्रेम स्थापित करने के तथा जन कल्याण के कार्य करने के लिए कई आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 185 देश इसके सदस्य में इस संख्या की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इस संस्था को मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और उद्देश्य अमेरिकन 1 नंबर में लिखना है क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। 2 नंबर में हो जाएगा, ठीक है, भिन्न राष्ट्रों के बीच और मैत्रीपूर्ण संबंधों का बढ़ाना। 3 नंबर में हो जाएगा, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। 4 नंबर में हो जाएगा, ऊपर दिए गए हितों को पूर्ति करें और भिन्न राष्ट्र की कार्यवाही में तालमेल करना। और 59 नंबर में बोला जा रहा है, महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ, इसके अधीन कौन कौन से उपाय का सम्मिलित किया, जिसमें द्वारा महिलाओं को अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है, हुआ। देखिए, महिलाओं को अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के 1990 में संसद ने और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। कानून बनाया गया कि 31 जनवरी 1992 ईस्वी को अस्तित्व में आएगा। इसके अंतर्गत कानूनी की समीक्षा, ठीक है, अत्याचारों की विशिष्ट व्यक्तियों शिकायतों में हस्तक्षेप और जहां कहीं भी उपयुक्त और संभव हो महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय सम्मिलित है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, शिक्षा और रोजगार। क्या बोला जा रहा है, शिक्षा और रोजगार में पुरुषों को महिलाओं की स्थिति का अंतर बताएं। पुरुषों और महिलाओं की स्थिति, शिक्षा में, रोजगार क्षेत्र में अंतर। स्त्री का साक्षरता 2001 में 54.16% की थी, जबकि पुरुषों की 75.85% की शिक्षा थी, यानी ज़्यादा था पढ़ा हुआ। ठीक है, और अभाव के कारण रोजगार प्रतिशत, ठीक, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग जैसी क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता सीमित है। तो ज़्यादा था नहीं इसमें। ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे।